जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम जो है वो इसकी ट्रायल क्लास का आगाज़ करने जा रहे हैं, ठीक है? इलेक्ट्रीशियन की टेस्ट की तैयारी के लिए। तो कुछ दोस्त ये पूछ रहे हैं कि इसमें क्या प्रोसेस होगा, ठीक है ना? सबसे पहले तो ये 2 दिन जो है ये ट्रायल क्लास होगी, आज का दिन और कल का दिन, ठीक है? अब इस क्लास के बाद फिर जो है दोस्त जॉइन करना चाहेंगे वो फिर मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, वो जॉइनिंग हो जाएगी। और इसके अलावा ये कि ये जो लेक्चर 2 दिन होगा ये 45 मिनट्स का होगा। उसके बाद रोज़ाना मतलब 5 डेज़ अभी क्लास जो है वो होगी 1 आवर डेली। और उसमें पूछ रहे थे कि असाइनमेंट्स वगैरह टेस्ट वगैरह, तो उसमें रोज़ाना की एक असाइनमेंट होगी। जो मैं पढ़ाऊँगा उसके बारे में एक असाइनमेंट होगी, उसमें क्वेश्चंस होंगे, 25 टू 30 क्वेश्चंस होंगे, वो आप लोगों ने सॉल्व करने होंगे। अगले दिन वो डिस्कस होंगे, ठीक है? तो बाकी ये मैंने पहले भी बताया है कि तकरीबन जो 50% हमारा सिलेबस है, वो हमारा बेसिक फिज़िक्स से होगा, जिसमें आप फंडामेंटल फिज़िक्स समझ लें, एफएससी समझ लें, बीएससी समझ लें, यानी ग्रेजुएशन लेवल तक। 50% हमारा तकरीबन 25 टू 30 लेक्चर्स जो हैं हमारे, वो इस बेसिक फिज़िक्स में से होंगे। अब बाकी 25 लेक्चर्स जो हैं, वो हमारे मास्टर लेवल के होंगे। उसमें भी वो एरियाज़ हम शामिल करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और जिनमें से यूजुअली क्वेश्चन जो हैं वो लिए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस करेंगे जिसमें मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं उसमें प्रॉब्लम उनको आता है जब हम डेमो वगैरह लेते हैं बच्चों की, और या कोई टेस्ट वगैरह लेते हैं तो वहाँ वो गलतियाँ करते हैं। अच्छा, एक तो आप अपने माइक फ़िलहाल जो हैं वो ऑफ कर लेंगे, क्योंकि अगर माइक ऑन रहे तो फिर थोड़ी डिस्टॉर्शन इसमें हो सकती है। और क्वेश्चनिंग आप या तो फिर ये है कि क्लास के बाद आप कुछ टाइम आपको दे दिया जाएगा या फिर ये है कि आप इन 2 क्लास की क्वेश्चनिंग आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, तो उसमें आपको आंसर कर दिया जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट पे ये होगा कि आप अपना वीडियो कैमरा जो है वो ऑन करके अपना हैंडशेक करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो जो मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि हमने जिन क्वांटिटीज़ से हमारा वास्ता पड़ना है, उसमें से 50% से ज़्यादा क्वांटिटीज़ जो हैं, वो हमारी वेक्टर्स हैं। और वेक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। वेक्टर्स की जिस तरह एक चीज़ को समझना होता है, तो सबसे पहले हम उसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन समझते हैं। अब आप तो कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिसको आज हम इंशाल्लाह देखेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इससे बहुत सारी चीज़ें गेन करेंगे। देखिए, वेक्टर्स को ऐड करने से पहले, सबसे पहले काम हमने ये करना है कि वेक्टर को हमने एक डिफरेंट चीज़ समझना है। यानी देखिए ना, जब इंसान एक जगह बैठा होता है, पढ़ने के लिए भी कहते हैं ना कि आप अपने आप को मुतवज्जे होकर रखें और मुतवज्जे रखें और जो है समझने की कोशिश करें। तो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि एक वेक्टर को समझने के लिए हमें वेक्टर को स्केलर से डिफरेंट लेना है। यानी एक वेक्टर अगर आपके पास से उसकी लेंथ जो है या फोर्स है वो हमारे पास 3 मीटर है, दूसरी जो है वो 4 मीटर है। अब सिंपल है, 4 और 3 तो 7 होता है हमारे पास, अगर हम स्केलर्स में देखें। लेकिन वेक्टर्स में अगर मैं कहूँ कि ये एक मेरे पास वेक्टर है, ये एक पॉइंटर है जिसकी लेंथ जो है वो 3 न्यूटन है और इसकी जो है 4 न्यूटन है। स्केल के मुताबिक ये फोर्स जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है। तो आप इन दोनों स्टिक्स को ऐड करके दें। अब जब स्टिक्स ऐड करने लगेंगे या पॉइंटर्स ऐड करने लगेंगे, तो फिर थोड़ा-सा हम सोचेंगे कि यार नंबर्स को तो हम ऐड कर लेते हैं, लेकिन पॉइंटर्स को कैसे ऐड करें? तो उसके लिए फिर रूल्स हैं, ठीक है ना? जब तक हम उस चीज़ को डिफरेंट नहीं समझेंगे, तो हम उसको आम तरीके से ही ऐड सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। तो आज हम ये देखेंगे कि वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है, और उसमें बहुत सारी चीजें आगे आ जाती हैं। हम उसकी एग्जांपल्स उसमें डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आप देखें, वेक्टर एडिशन बाई हमारे पास क्या होता है, हेड टू टेल रूल होता है। अब वेक्टर एडिशन भी हेड टू टेल रूल है और वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी हेड टू टेल रूल है, ठीक है ना? वेक्टर एडिशन में
अब हमने क्या किया, एक वेक्टर हमारे पास ये ए है, इसमें हमने वेक्टर बी को ऐड करना है, से हमारे पास ये वेक्टर जो है वो बी है, और इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है, देखिए दो किस्म के आपको क्वेश्चंस मिलते हैं आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में। एक उसने क्वेश्चन ऐसे दिया कि दो फोर्सेस हमें दी हैं, एक की वैल्यू वहां पे 10 न्यूटन है, उसका एंगल 30 डिग्री है, से दूसरे की वैल्यू 20 न्यूटन है फोर्स की, और उसकी जो है वो उसका एंगल जो है वो 60 डिग्री है। ये दोनों के एंगल एक्सेस के साथ दिए हुए। एक है कि दो वेक्टर आपको दिए गए हैं और उनका आपस में एंगल बताया गया है, तो फिर हम जो है उनको कैसे ऐड करेंगे। तो से हमारे पास ये वेक्टर एक ए है, ठीक है, और ये वेक्टर क्या है, बी है। अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो से थीटा है। अब इनका रिजल्टेंट ये है हमारे पास, ये हेड टू टेल रूल में कहता है कि ये रिजल्टेंट है, ठीक है ना, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी है। अब इस रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम अगर देखें तो हमारे पास ये एक लेंथ है, ये इस रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट कहलाती है, और ये इसका वाई कंपोनेंट कहलाती है। अब अगर इस बी को रिजॉल्व करें तो ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारे पास यहाँ तक ये बी कॉस थीटा बनता है, और ये जो है ये क्या है, ये बी साइन थीटा है। तो टोटल अगर देखें ये सारा ये क्या बन गया, ए प्लस बी कॉस थीटा, यानी बी का वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में है वो ए प्लस बी कॉस थीटा, ये टोटल हमारे पास रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ गया, और ये इसका वाई कंपोनेंट आ गया। अब अगर रिजल्टेंट हम फाइंड आउट करते हैं, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें अगर हम इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके ऐड करें और उसका स्क्वायर रूट लें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस के थीटा में, तो ये बी स्क्वायर साइंस के थीटा जब ऐड होगा तो साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 हो जाएगा। तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ये जो चूंकि आपके पास जो ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो इसमें आएगा 2ab cos थीटा, तो ये 2ab cos ऑफ द एंगल थीटा। अब ये फार्मूला कब लगेगा, जब हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं और उनका हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, और उस रिजल्टेंट के लिए हमें उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल उसने दिया है कि ये दो वेक्टर हैं, इन या ये दो फोर्सेस, इनका आपस में एंगल इतना है। आप देखेंगे तो वहां पर भी उन्होंने क्या किया है कि ऐसे दो हमारे पास जो हैं वो वेक्टर्स हैं, तो हम उनमें से एक वेक्टर को लॉन्ग द एक्स एक्सिस कर लेते हैं ताकि उसके एंगल की हमें टेंशन ना रहे, उसका एंगल एक्सिस पर 0 हो जाए। तो उसमें भी आप देखें फाइनली हमारे पास ये फार्मूला बनता है। तो अब इसमें आप देख लें एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके पास से F1 जो है वो 4 न्यूटन है और F2 जो है वो 3 न्यूटन है, से वो पैरेलल है, अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो इंप्लाइज दैट इनका जो रिजल्टेंट है, अगर हम यहाँ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और थीटा यहाँ पे क्या लें 0 ले लें, तो 4 स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 16, और ये क्या हो गया 9, और 4 3s आर 12, 12 2s आर 24। तो इन सबको अगर आप ऐड करें तो ये हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा 7 न्यूटन आ जाएगा। और वैसे भी अगर आप देखें कि हम अगर 4 प्लस 3 दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो ये आपस में सिंपली ऐड हो जाएंगे, 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। अगर इसी में हम थीटा जो है वो से 90 डिग्री पुट करते हैं तो cos 90 0, तो 4 का स्क्वायर 16, और ये आपके पास 9, तो 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 5 न्यूटन आ जाएगा। इसी तरह थीटा अगर 180 है तो जो चीज इसमें ऐड हुई थी 25 के अंदर 24 ऐड हुआ तो 49 बना था, और हमारे पास रिजल्ट क्या आया था 7 न्यूटन आया था। अब वो 49 नहीं बनेगा बल्कि 25 में से जब 24 माइनस होगा, cos 180 क्योंकि -1 होता है, तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास 1 न्यूटन आएगा। अब पता चला कि ये जो रिजल्टेंट है ये मैक्सिमम 7 न्यूटन भी हो सकता है और मिनिमम 1 न्यूटन भी हो सकता है, इन बिटवीन कोई भी वैल्यू इसकी पॉसिबल है। इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन बिटवीन द वेक्टर्स, कि उनका दरमियान एंगल कितना है, वो एंगल डिसाइड करेगा कि इनका रिजल्टेंट कितना है। अच्छा, अब यहाँ से जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट का एंगल भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। से ये फाई है, तो फाई tan फाई अगर हम देखें, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हमारे पास डायरेक्शन को फाइंड करने का फार्मूला आ गया।
कि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कैसे निकालनी है और रिजल्टेंट की हमने डायरेक्शन कैसे निकालनी है। ये उस सूरत में होगा जब दो वेक्टर हमें दिए गए हैं और उन दोनों की मैग्नीट्यूड, उनका जो रिजल्टेंट आ रहा है उस रिजल्टेंट की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है जो रिजल्टेंट है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स भी लेते हैं और उससे पहले हम देखते हैं दूसरी तरफ देख लेते हैं हम सब्ट्रैक्शन को। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में ये होगा कि ए हमारे पास ये वेक्टर था और बी, ये हमारे पास बी है तो इसका नेगेटिव बी वेक्टर फिर किधर होगा, ये हमारे पास माइनस बी हो गया। अब हमारे पास जब ये ए है और ये यहां से ये वाला जो कंपोनेंट्स का बन रहा है ये हमारे पास दूसरा बी कॉस थीटा आगे क्या हुआ था उसमें ऐड हुआ था और अब वही बी कॉस थीटा जो है वो इस तरफ है, लेकिन अब वो क्या होगा, माइनस होगा। अब जब माइनस होगा तो रिजल्टेंट जो है वो हमारे पास, अब ये वाली चीज जो बचेगी यहां से लेकर यहां तक ये आ जाएगा a माइनस बी कॉस ऑफ द एंगल थीटा और ये हमारे पास क्या है, ये वाला कंपोनेंट क्या है, b sin थीटा। अब अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालें या ये a माइनस बी की अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, अब ये a माइनस बी की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या आ रही है, वो हमारे पास आ रही है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है ना, इसका b sin। अब इसमें भी b स्क्वायर cos के थीटा और b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इसमें b स्क्वायर कॉमन आकर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा और यानी ये हमारे पास ये तो पहले वैसे ही रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और उसमें क्या आया था प्लस टू ab cos थीटा, क्योंकि a प्लस b cos थीटा था, यहाँ पर क्या है a माइनस b cos थीटा है, ये क्या आ गया माइनस 2ab cos ऑफ द एंगल थीटा। ये a माइनस b का हमारे पास रिजल्ट आ गया। दो वेक्टर्स को जब हमने सबट्रैक्ट करना है तो उनको सबट्रैक्ट करते वक्त हमने क्या करना है कि दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स करके पहले में ऐड कर देना है तो वो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। सबट्रैक्शन में तो मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो चेंज इन वेलोसिटी को देखना। यानी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जिसमें चेंज इन वेलोसिटी तो निकलता है, चेंज इन स्पीड वहां पे जीरो होता है लेकिन चेंज इन वेलोसिटी की कोई वैल्यू निकलती है। अब मतलब अगर आप क्वेश्चन देखें तो एक्सेलरेशन जो है इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन, हमारे पास ना तो ये ऑलवेज ना तो वी आई की डायरेक्शन में होता है और ना ही ये वी एफ की डायरेक्शन में होता है, बल्कि ये किस डायरेक्शन में होता है, ये डेल वी की डायरेक्शन में, क्योंकि ए हमारे पास किसके बराबर है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डेल वी, तो डेल वी को हमने फाइंड आउट करना है। से अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक बॉडी जो है वो इस वॉल से, ये वॉल है, एक बॉल इससे 5 मीटर पर सेकंड से कोलाइड करती है, 5 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और से फाइनल वेलोसिटी उसकी -5 मीटर पर सेकंड है। तो अब अगर यहाँ पे अगर आप देखें डेल वी क्या होगा, अब डेल वी अगर आप देखें, अगर वेक्टर सिंपल आप देखें तो हमारे पास हमने क्या करता है वी एफ माइनस वी आई, वी एफ हमारा किधर होगा, वी एफ अगर देखें वी एफ ये हमारे पास होगा जो कि -5 है और वी आई को हमने फिर माइनस करना है, वी एफ माइनस, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई, तो हम इसको लिख सकते हैं वी एफ प्लस माइनस वी आई। वी एफ हमने ली इसका अपोजिट होगी और वी आई को जब हम माइनस करेंगे तो वो भी इसमें क्या हो जाएगी, वो ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास कितनी आ गई, यानी डेल वी हमारे पास क्या आई 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड और इसकी डायरेक्शन किधर है, आप देख रहे हैं कि वो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है और यहाँ पर
जो है वो लेफ्टवर्ड बनती है। ठीक है, अब ये आप उस फार्मूले में पुट करके भी आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल है। अगर हम ये देखें एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, उसमें से हमारा ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है जी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये होता है कि जो उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, से ये भी हमारे पास कितनी है 10 मीटर पर सेकंड है, और ये भी हमारे पास क्या है, इन दोनों वेक्टर्स की लेंथ मैंने क्या बनाई है, सेम बनाई, दोनों की लेंथ सेम है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड है और ये भी 10 मीटर पर सेकंड है। अब दोनों जगहों पर अगर आप देखेंगे इनकी जो डायरेक्शंस हैं वो डिफरेंट है, लेकिन दोनों वेक्टर्स की लेंथ क्या है, सेम है। अब अगर हम इस केस में चेंज इन स्पीड निकालते हैं, चेंज इन स्पीड, अब स्पीड क्या है, स्पीड चूंकि स्केलर है तो सिंपल हम क्या लिखेंगे 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर हम ये एंगल देखें, से हमारा ये एंगल कितना है 90 है, ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, और हमें पता है कि एंगल हम 90 भी ले सकते हैं, यहाँ आप 60 भी ले लें, चलिए आसानी के लिए एक और इसमें 60 वाला ऑप्शन देते हैं। ये हमारे पास 60 डिग्री और इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है 10 मीटर पर सेकंड है। डायरेक्शन जो है वो इन दोनों की कितनी है, इन दोनों यानी ये हमारे पास क्या है, ये v1 है और ये क्या है v2 है। हाँ, v1 की मैग्नीट्यूड v2 की मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो चेंज इन स्पीड हमारे पास क्या है 10 माइनस 10 0। अब हम देखते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी जो फार्मूला मैंने बताया आपको उस सेंस में अगर आप देखेंगे या सिंपल आप वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों सूत्रों में आप देखेंगे कि यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी का वजूद है। जैसे अगर हम सिंपल v2 माइनस v1 लें या डेल v लें, तो मैंने क्या बताया था फार्मूला अभी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos ऑफ द एंगल थीटा। ये अब चेंज इन स्पीड है और ये चेंज इन क्या है वेलोसिटी। ये डिफरेंस हो गया एक स्केलर की सबट्रैक्शन में और एक वेक्टर की सबट्रैक्शन में। इसमें अगर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, अब ये देखें 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 यानी 200 और cos 60 होता है 1/2, तो ये हमारे पास हो गया 200 और माइनस ये हमारे पास 100, तो ये हमारे पास कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो देखिए कैसा जबरदस्त रिजल्ट आया हमारे पास कि चेंज इन स्पीड क्या है, स्केलर में 10 माइनस 10 क्या निकल रहा है 0, लेकिन वेक्टर्स के अंदर 10 माइनस 10 10 का आंसर भी आ रहा है, यानी 10 में से एक वेलोसिटी 10 थी दूसरी भी 10 थी, उन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या वेलोसिटी आई है वो 10 मीटर पर सेकंड आई। अब अगर हम इसकी डायरेक्शन देखना चाहते हैं जैसे हमने इसमें देखी, अगर हम v2 माइनस v1 निकालते हैं, अब v2 अगर हम एज इट इज प्लॉट करें, ये हमारे पास v2 है, इसमें से हमने v1 को माइनस करना है, तो v1 को माइनस करने के लिए क्या करेंगे, उसको पहले रिवर्स करेंगे और रिवर्स करके पहले उसमें क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये v1 आ गया, से ये हमारे पास v2 है और ये v1 है माइनस, तो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास डेल वी आर। तो ये डेल वी हमारा किस तरफ है, एक तो ये डेल वी किस तरफ है सेंटर की तरफ है, डेल वी यहाँ पर टुवर्ड्स द सेंटर है, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द सेंटर होता है कब, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसके अंदर ही 3-4 केसेस बन जाते हैं और वो उन तीनों चारों केसेस के अंदर हम डेल वी को देखेंगे। अब देखिए से हमारे पास जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ज़्यादा स्पीड क्या होगी कांस्टेंट,
और वेलोसिटी है चेंज हो रही है, और एक्सेलरेशन क्या है, टूवर्ड्स सेंटर। या आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी टू मूव अलोंग द टेंजेंट है, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में जो एंगल है वो 90 का है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो थीटा कितने का है, हमारे पास 90 डिग्री आ। ये कब आएगा, जब हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है, और जो वेलोसिटी है वो अलोंग द टेंजेंट है, तो उसमें हमारे पास कितना एंगल आ रहा है, 90। अच्छा, नॉन यूसीएम के अंदर क्या होगा, नॉन यूसीएम का मतलब ये है कि अब वो बॉडी जब सर्कल में मूव कर रहा है तो उसकी यहाँ पर क्या था कि दोनों जगह पे उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कितनी है, 10 है, तो वेलोसिटी उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है, यानी स्पीड भी चेंज हो रही है और वेलोसिटी भी चेंज हो ही रही है डायरेक्शन की वजह से। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, फिर उसमें दो केसेस आ जाते हैं, आया कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो उन दोनों केसेस में हम एंगल को देखेंगे। तो नॉन यूसीएम के अंदर अगर हम डेल वी कैलकुलेट करते हैं और डेल वी को देखते हुए हम जो है एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को नोट करते हैं। आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखें, ये मैं कहता हूँ कि वेलोसिटी उसकी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर उसकी वेलोसिटी स्पीड यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो फिर क्या होगा जी, फिर हमारे पास एक वेक्टर जो है उसके लिए है, ये हमारे पास v1 है और जो v2 है वो ज्यादा है। तो यहाँ पर दो किस्म के एक्सेलरेशन होंगे, एक तो चेंज इन डायरेक्शन की वजह से और दूसरा चेंज इन स्पीड की वजह से। चेंज इन डायरेक्शन तो यही होगा, वो तो टूवर्ड्स द सेंटर होगा ही, और एक चेंज इन स्पीड की वजह से होगा, वो अलोंग द टेंजेंट होगा। तो इस केस में दो किस्म के एक्सेलरेशन होंगे, एक एक्सेलरेशन होगा टूवर्ड्स द सेंटर जिसको हमने सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कहा, और एक स्पीड में तब्दीली की वजह से। अब स्पीड का जो एक्सेलरेशन है, स्पीड में जो चेंजिंग की वजह से एक्सेलरेशन होगा, उसकी डायरेक्शन को भी देख लें कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन अगर उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो फिर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ये दोनों पैरेलल होंगे, यानी जिस तरफ बॉडी जा रहा है उसी तरफ वेलोसिटी होगी, उसी तरफ एक्सेलरेशन होगा। और दूसरे नंबर पर अगर स्ट्रेट लाइन है और वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो फिर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होंगे, वो एंटी पैरेलल होंगे। यानी यहाँ पे थीटा कितना आया, 0 डिग्री, और यहाँ पे थीटा कितना आया, 180 डिग्री, और यहाँ पे एंगल कितना आया, 90 डिग्री। तो तीन केसेस तो हमारे पास आ जाए, 0 डिग्री, 1 डिग्री और 90 डिग्री। ये दोबारा सुन लें कि अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो हमने वीएफ में से जब वीआई को माइनस करना है, तो रिजल्टेंट वो फाइनल वेलोसिटी बच जाएगी, क्योंकि फाइनल ज्यादा है और वो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो इसलिए वो पैरेलल होंगे, वेलोसिटी और डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है और उसकी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो फिर वीएफ कम होगी और वीआई क्या होगी, ज्यादा होगी। ये देखिए वीएफ कम है और वीएफ क्या है, अपना वीआई क्या है, ज्यादा है, डिक्रीज हो रही है। अब जब हम वीएफ में से वीआई को माइनस करेंगे, इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करके इसमें ऐड करेंगे, तो फिर हमारा रिजल्टेंट डेल वी इधर होगा, यानी डेल वी ना वीआई की डायरेक्शन में है ना वीएफ के बदले एंटी पैरेलल है। ये हमने वी को रिवर्स करके हमने वी एफ में ऐड किया है बाई हैकोटे रूल। तुम्हारे पास डेल वी ये आया है और इस डेल वी की डायरेक्शन उस बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है, ठीक है ना। तो एंगल कितना बना हमारे पास, 180। तो स्ट्रेट लाइन में तो दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होंगे और या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे।
इसी तरह जब हम सर्कुलर मोशन में आते हैं, जब बॉडी टर्न लेता है, तो टर्न में भी आपके दो केसेस हैं कि या तो स्पीड कांस्टेंट है और या स्पीड कांस्टेंट नहीं है। स्पीड कांस्टेंट में हमने देख लिया कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में परपेंडिकुलर है, उनमें एंगल जो है वो 90 का है, वो हमने प्रूव भी कर लिया, और उसकी वैल्यू भी अगर हमने निकाल ली, अगर हमने एंगल दिया और हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी 20 किलोमीटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नॉन यूसीएम में देखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। नॉन यूसीएम में दोनों चीजें हो रही है, एक एक्सेलरेशन यहाँ से आ रहा है चेंज इन स्पीड की वजह से, एक एक्सेलरेशन यहाँ से आ रहा है चेंज इन डायरेक्शन की वजह से। अब चेंज इन स्पीड वाला जो एक्सेलरेशन है वो दो तरह का है, या तो थीटा 0 वाला है या थीटा 180 वाला है। यानी एक्सेलरेशन या तो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, या उसके क्या होगा, अपोजिट होगा। अब जब से हमारे पास ये एक्सेलरेशन है और बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो फिर ये आपका क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये कब होगा ऐसे, जब आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब अगर हम रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो ये होगा एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ इसका एंगल ये वाला बनेगा। अब ये एंगल क्या बना, अब ये देखें कि ये एंगल 90 से कम है और 0 से ज्यादा है, यानी इन बिटवीन 0 एंड 90 एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट है, ठीक है, और एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर नहीं है। यहाँ पे एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर था क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही थी, और यहाँ पर डायरेक्शन के साथ साथ उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है। अब मैग्नीट्यूड जब चेंज होगी तो फिर जाहिर बात है एक एक्सेलरेशन और आ जाएगा जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, दैट अपीयर्स ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड। और जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है दैट अपीयर्स ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अब इन दोनों एक्सेलरेशन को हम हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे, तो जो हमारा एक्सेलरेशन है नेट एक्सेलरेशन वो ना तो अलोंग द टेंजेंट है और ना ही टुवर्ड्स द सेंटर है, तो वो उसकी डायरेक्शन कैसी है, उसके उसमें एक एंगल हमारे पास आ जाता है जो कि एंगल थीटा जो है वो 90 से कम है और 0 डिग्री से ज्यादा है। अब ये कब केस आया, जब बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है या टर्न ले रहा है, लेकिन उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज। ये वाला एंगल कब आया कि जब बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है और टर्न ले रहा है लेकिन विद कांस्टेंट स्पीड। और ये वाला एंगल कब आया कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और उसकी स्पीड बढ़ रही है। और 180 कब आया कि जब वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। अब अगला जो लास्ट वन है, यानी नॉन यूसीएम के भी दो केसेस मैंने बताए हैं, एक में स्पीड बढ़ रही है और दूसरे में स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। जब कम हो रही होगी स्पीड तो फिर यहाँ हम देखें जब स्पीड कम होती है जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होता है। अब ये वाला केस बनेगा कि वो बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, एक उसका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है, अब वो बॉडी से जा तो वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मोशन में है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में नहीं होगा बल्कि उसके अपोजिट होगा। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा और वेलोसिटी उसकी क्या है, वो इधर है, वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट है और वो डायरेक्शन ऑफ मोशन में होती है। अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अगर आप गौर करें तो फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये बनती है और ये वाला एंगल बनता है। ये एंगल जो है ये 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो यहाँ पता चला कि थीटा इज लेस देन 180 एंड ग्रेटर देन 90। तो अब इसमें हमारे पास टोटल जो सिचुएशंस बनी है वो 5 सिचुएशंस है। अब दोबारा मैं रिवाइज करवाता हूँ कि अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और स्ट्रेट लाइन मूव करते हुए अगर तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ठीक है ना, फिर तो वो एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन 0। अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है स्ट्रेट लाइन में तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में क्या है, पैरेलल है, थीटा 0 है। अगर जो है वो आपस में एंटी पैरेलल है, क्यों, जब वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो रही होगी तब हमारे पास एंगल जो है वो 180 होगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के अंदर। अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ टर्न लेता है तो फिर एंगल हमारे पास कितना आ जाता है, 90। और अगर वो चेंजिंग स्पीड के साथ टर्न ले रहा है, चेंजिंग स्पीड के अंदर फिर दो हमारे पास केसेस आ जाते हैं, या तो उसकी स्पीड बढ़ रही है
या स्पीड उसकी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब जब स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है तब एंगल 0 और 90 के दरमियान लाई कर रहा है, और जब उसकी स्पीड जो है डिक्रीज हो रही है उस वक्त एंगल जो है वो 90 और 180 के दरमियान लाई कर रहा है। अब ये सारी जो चीजें हैं ये वेक्टर एनालिसिस से हमें पता चली है। ये वेक्टर्स के अंदर हमने देखा कि स्केलर्स में 10 माइनस 10 0 निकला, लेकिन वेक्टर्स के अंदर 10 माइनस 10 10 भी निकला है, और वेक्टर्स के अंदर 4 प्लस 3 7 भी आया, 1 भी आया, 5 आया, इन बिटवीन कोई भी उसकी वैल्यू वो निकल सकती है। तो देखें अब एक एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन के अंदर हमने इतनी सारी चीजें देखी है कि कब, अब देखें आपके पास फॉर एग्जांपल एमसीक्यू आता है, a body taking a turn with increasing speed, उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है, a body taking a turn with increasing speed, then angle between velocity and acceleration। अब ऑप्शन क्या है, 0 डिग्री, 90 डिग्री से ये हमारे पास है 140 डिग्री, और डेल्टा हमारे पास आ गया से 70 डिग्री। अब इंक्रीजिंग स्पीड में मैंने बताया कि एंगल जो है, तीसरा केस जो हमारा था उसमें तो ए और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो आपस में परपेंडिकुलर थे, थीटा कितना था, 90 था, उसमें स्पीड जो है वो कांस्टेंट थी। और चौथे केस में हमारे पास एक्सेलरेशन में वेलोसिटी जो है अगर स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है, और पांचवें में स्पीड अगर उसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे थीटा कितना था, थीटा इज लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0। यहाँ पे थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। अब इसमें क्योंकि इंक्रीजिंग स्पीड है तो इसलिए हमारे पास जो एंगल बनेगा वो 70 डिग्री है। 70 डिग्री होगा एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अगर उसकी स्पीड क्या है, इंक्रीज हो रही है, यानी इस रीजन में लाई करेगा। अगर इसी क्वेश्चन में फार अबव क्वेश्चन अगर वो कह देता है जी डिक्रीजिंग स्पीड है, अगर उसकी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, देन अब हमारे पास जो है इसमें हमारे पास अगर वो ऑप्शन देता है 0 डिग्री, इसी तरह 90 डिग्री और 140 डिग्री और 70 डिग्री, तो 140 है। डिक्रीजिंग स्पीड में ये होगा, इंक्रीजिंग स्पीड में ये होगा, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो 90 होगा, अगर वो स्ट्रेट लाइन में है, वेलोसिटी उसकी स्पीड बढ़ रही है तो 0 होगा, और अगर स्ट्रेट लाइन में है और उसकी स्पीड कम हो रही है तो 180। तो ये था डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और उनके दरमियान कितना एंगल और किस सिचुएशन में होगा। इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन आ जाती है विद एक्सेलरेशन और विद रिटार्डेशन, और इसी तरह जो है वो जी इसी तरह इसमें एक ये माइक इधर आपने ऑफ कर लें, सर्कुलर मोशन आ जाती है इंक्रीजिंग स्पीड भी और डिक्रीजिंग स्पीड भी, उनमें दोनों केसेस हमने डिस्कस कर दिए। अब ये देखें कि हमने क्वेश्चन जो है एक इंटरव्यू के अंदर हमने पूछा कि देखें एक एक दीवार है, उसके ऊपर हम एक बाल को टकराते हैं, वो बाल उससे जाकर टकराती है से वो 10 न्यूटन फोर्स लगाती है। अब 10 न्यूटन फोर्स लगती है तो नतीजतन उसके ऊपर भी 10 न्यूटन फोर्स लगेगी, तो नेट फोर्स क्या हुई। तो अब अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ को देखें, न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, और आखिरी लाइन क्या है कि दे नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, वो एक बॉडी पे एक्ट नहीं करते,
यानी एक्शन रिएक्शन नेवर नेवर कैंसल ईच अदर इफेक्ट, एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते। हम चलते हैं जमीन के ऊपर, तो अगर रिएक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते तो हम चल ना पाते जमीन के ऊपर। तो ये चीज हमने देखनी है कि इस केस में भी क्या है कि जब ये हमारे पास ये बॉल जाकर से टकरा रही है तो पहली जो फोर्स लग रही है वो बॉल के ऊपर लगती है और दूसरी जो फोर्स है वो उस बॉल के ऊपर लगती है। हाँ, दोनों फोर्सेस अगर वो 10 न्यूटन है, और फिर मजे की बात ये है कि यहाँ पर एक्शन रिएक्शन इक्वल होने का मकसद ये है कि अगली जो चीज है जैसे बॉल है, हालांकि उसका मास इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा है बॉल में, लेकिन वो फोर्स उतनी ही एग्जर्ट करेगी जितनी उसके ऊपर लगी है। हम जमीन के ऊपर जितनी फोर्स लगाएंगे, जमीन अपनी हैसियत के मुताबिक हमारे ऊपर फोर्स नहीं लगाती, बल्कि जितनी फोर्स हमने उसके ऊपर लगाई है वो उतनी ही फोर्स उसके ऊपर लगाएगी। से हमारे पास जो है वो ये कुछ बॉडीज हैं, से ये हमारे पास ए है, इसके ऊपर ये एक बॉडी है, ये बी है, और उसके ऊपर ये एक बॉडी है सी। अब इसका हम कहते हैं 10 न्यूटन वेट है, इसका 8 न्यूटन वेट है, इसका 5 न्यूटन वेट। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है कि अपवर्ड फोर्स ऑन सी, अपवर्ड फोर्स ऑन सी, यानी कि सी कोई हमारे पास ब्लॉक है, ब्लॉक सी के ऊपर अपवर्ड फोर्स कितनी लगी। अब ये क्वेश्चन है सिंपल। अब यहाँ पर हमने ये तो पढ़ लिया रिएक्शन रिएक्शन और इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करनी है हमने रोजाना के एतबार से 30 जो हम पढ़ेंगे उसके 30 एमसीक्यू जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे और उसमें इसी तरह के क्वेश्चन होंगे टिपिकल। और अब ये देखें कि सी अपवर्ड फोर्स ऑन द सी, ब्लॉक सी, अब सी ने फोर्स लगाई है 5 न्यूटन बी के ऊपर, तो नतीजतन सी के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, 8 न्यूटन तो नहीं लग सकती, क्योंकि 5 न्यूटन अगर वो, हालांकि बी इस काबिल है कि वो 8 न्यूटन फोर्स लगा सके क्योंकि उसका वेट कितना 8 न्यूटन है, तो बजाहिर देखने को बंदा कहता है बी इस पे कितनी लगा रहा है, नहीं, बी के ऊपर जितनी फोर्स सी एक्सर्ट करेगा नतीजतन बी भी सी पर उतनी ही फोर्स लगाएगा। अपवर्ड फोर्स जो सी पर लगेगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वो 5 न्यूटन आएगा। इसी तरह अपवर्ड फोर्स ऑन ब्लॉक बी, हाँ जी, बी ब्लॉक के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, अपवर्ड फोर्स। अब देखें बी ब्लॉक के ऊपर अपवर्ड फोर्स कौन लगा रहा है, ब्लॉक ए लगा रहा है। ब्लॉक ए का जो से हमारे पास ये जो है ना ऐसे ये अर्थ है, इसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो ए ब्लॉक बी पर कितनी फोर्स लगाएगा, ए ब्लॉक बी के ऊपर अपनी हैसियत के मुताबिक फोर्स नहीं लगाएगा, बल्कि उतनी फोर्स लगाएगा जितनी बी ए पर लगा रहा है। बी ए पर कितनी फोर्स लगा रहा है, 5 + 8, तो ये 13 न्यूटन ए पर फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, लिहाजा ए भी बी पर कितनी फोर्स लगाएगा, 13 न्यूटन। आंसर क्या आएगा हमारे पास। अब यहां पर आप देखें कि 5 न्यूटन सी लगा रहा है बी के ऊपर, नतीजतन बी उसके ऊपर 5 न्यूटन लगा रहा है। अच्छा, अब इसी तरह बी जो है वो ए पर कितनी लगा रहा है, ये टोटल वेट ए के ऊपर एग्जर्ट हो रहा है 5 + 8, इसके ऊपर 13 न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स लग रही है ए के ऊपर, तो लिहाजा ए बी पर कितनी फोर्स लगाएगा, 13 न्यूटन अपवर्ड। अब ए के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स कितनी लग रही है, 13 न्यूटन, और अपवर्ड फोर्स ऑन ए अगर वो इसका पूछ लेता है, अपवर्ड फोर्स ऑन ए, अब ए पर अपवर्ड फोर्स कितनी होगी, तो ए पर अपवर्ड फोर्स लगाएगा कौन, अर्थ लगाएगी, और कितनी लगाएगी, जितनी अर्थ पर फोर्स लगेगी। तो
ए पर अपवर्ड फोर्स लगेगी, जितना ये ए जमीन के ऊपर फोर्स लगा रहा है, कितनी लगा रहा है 5 + 8 13 + 10 23। तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा 23 न्यूटन। नेट फोर्स वो ईच ब्लॉक पे 0 है। अब वो कैसे नेट फोर्स 0 है, फोर्स तो डिफरेंट निकल रही है। अब से हम नेट फोर्स ऑन बी लेते हैं। नेट फोर्स ऑन बी, बी के ऊपर ये बी ब्लॉक है। अब बी के ऊपर सी ब्लॉक जो फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड, वो हमारे पास कितनी डाउनवर्ड कितनी लग रही है, ये सी ने लगाई है कितनी 5 न्यूटन बाई सी। ये सी ने इसके ऊपर एक्सर्ट किया बी के ऊपर डाउनवर्ड कितनी फोर्स 5 न्यूटन। अच्छा, अब नतीजतन बी ने सी के ऊपर कितनी लगाई 5 न्यूटन। लेकिन वो जो फोर्स 5 न्यूटन है वो बी पर नहीं एक्सर्ट हो रही, वो किस पर हो रही है सी पर हो रही है। अब बी पर लगने वाली फोर्स एक तो ये है कि सी लगा रहा है बी के ऊपर 5 न्यूटन, और दूसरी फोर्स इसका वेग है जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, और वो कितना है, वो है 8 न्यूटन। ये क्या है इसका वेग है। अब बी को हमने फोकस किया है, बी के ऊपर हम नेट फोर्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब देखिए ये सिंपल सा एक रूल हमने पढ़ा है न्यूटन थर्ड लॉ, लेकिन उसके अंदर ही कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इस तरह हम चाहते हैं कि हम एक जो टॉपिक उठाएं उसको बेसिकली देखेंगे उसके अंदर क्या होगा। अब बी ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स सी लगा रहा है डाउनवर्ड कितनी 5 न्यूटन, दूसरी फोर्स बी का अपना वेट है जो कौन लगा रहा है बाई अर्थ। अब अर्थ कितनी फोर्स लगा रही है इसके ऊपर 8 न्यूटन। अब एक फोर्स ए भी लगा रहा है बी पर, तो वो हमने अभी पढ़ी कितनी थी ये 13 न्यूटन। 13 न्यूटन वो फोर्स है जो ब्लॉक ए लगा रहा है जिस पर बी के ऊपर, तो ये वो फोर्स है जो अपवर्ड है, ये उतनी ही फोर्स है मतलब अपवर्ड 13 न्यूटन, और ये है बाई ए। अब देख रहे हैं नेट फोर्स क्या हुई 0। अब बंदा ये कहता है कि इसके ऊपर ये जो रिएक्शन फोर्स लगाएगा बी, रिएक्शन फोर्स उस बॉडी पर नहीं होती दूसरी बॉडी पर होती है। 5 न्यूटन सी ने लगाई है बी पर, ये 5 न्यूटन आ गई, और 8 न्यूटन का वेट है वो बी पर किसने लगाई है अर्थ ने। यानी बी पर 3 एजेंसी फोर्स लगा रही है, एक अर्थ लगा रही है, एक ब्लॉक सी लगा रहा है, और एक ब्लॉक ए लगा रहा है। अब तीनों की फोर्सेस को हमने देखा है, तो 13 न्यूटन डाउनवर्ड बन रही है, 13 न्यूटन अपवर्ड बढ़ रही है। नेट फोर्स बी ब्लॉक पर क्या है 0। अब ये एक क्वेश्चन मैंने सिंपल सा डिस्कस किया है अबाउट न्यूटन थर्ड लॉ। तो इस तरह हम जो है कुछ ये आज की तो जस्ट ट्रायल क्लास की तरतीब से तो नहीं, हम इसमें तरतीब से तो जैसे ही प्रॉपर क्लास शुरू होगी तो उसमें हम चलेंगे। तो ये दो चीजें हमने आज इसमें पढ़ी है, एक तो हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को देखा है। वेक्टर सबट्रैक्शन में हम चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर वो कहता है सर्कल में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे 10 है, और वो हमें एंगल बता दे कि उसने इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 60 या उसने 30 या उसने 90, तो हमारे पास क्या फार्मूला होगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 cos थीटा। तो उसमें थीटा हम पुट करेंगे v1 v2, अगर वो यूसीएल है तो v1 v2 क्या होगी दोनों इक्वल होगी, वो उसमें पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ। तो यहां से हमें ये भी पता चला कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज in the direction of change in velocity, not always in the initial velocity, not always in the final velocity, not always perpendicular। तो हमने हर तरह के एंगल देखे हैं, यानी 0 से लेकर 180 तक कोई भी एंगल हो सकता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान। 0 कब होगा जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होंगे, 1 अपना और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी जब स्ट्रेट लाइन में, जब वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज हो रही होगी तो 180 होगा, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी कांस्टेंट स्पीड होगी, स्पीड ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में 90 एंगल होगा। अगर उस सर्कुलर मोशन के अंदर उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो उस दौरान जो एंगल होगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान वो 0 से 180 0 से 90 के दरमियान कोई भी हो सकता है,
और अगर उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है तो फिर वो 90 और 180 के दरमियान कोई भी हो सकता है। तो ये सारी दो चीजें जस्ट हमने इसके अंदर वो डिस्कस की हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें कोई फायदा हुआ होगा आपको। तो मजीद हम इसको नेक्स्ट कल एक ट्रायल क्लास होगी, तो उसमें भी हम एक दो टॉपिक इसी तरह डिस्कस करेंगे। और मंडे से प्रॉपर क्लास जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। जो लोग उसको ज्वाइन करना चाहेंगे वो मुझे टेक्स्ट करेंगे, मेरे साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, इंशाल्लाह हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बाय असाइनमेंट आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दूंगा। कल आप इसको सॉल्व करेंगे और मजीद हम कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे उन क्वेश्चंस को, और जो रह जाएंगे वो मेन पॉइंट क्वेश्चंस के अंदर जो होंगे उनका यहाँ भी उनको डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मीटिंग एंड कर दें, अभी तक एंड नहीं हुई। सर जी सर ये ना आपने ये इधर आए सर, ये ना इस वीडियो को ना स्टॉप कर दिया करें, फिर ये चलती रहेगी। ये करें आप ताकि ना आप है ना इसके ऊपर लेके जाए ये हाँ जी इसके ऊपर अभी नहीं हुई, इसको यहाँ से दबाना पड़ता है। वही मैं देख रहा हूँ।